Hi Aviators, I am Aviator Singh and today we're gonna start our first series which is Air Law by Aviator Singh. In this series we will complete the whole syllabus of Air Law chapter by chapter, and in this video we will complete the first chapter which is International Conventions. So without wasting any time, let's get started. हम इस वीडियो में इंटरनेशनल कन्वेंशन करने जा रहे हैं और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डीजीसीए में क्या-क्या कन्वेंशन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या-क्या इम्पोर्टेंट है और डिटेल में वीडियो होगी, फुल्ली एक्सप्लेन होगा, ईज़िली सबसे ईज़ी एक्सप्लेनेशन जो भी होगी इसकी वो मैं दूँगा आपको। So let's get started with the first convention, which is the Paris Convention, the first international agreement ever, which is the Paris Convention. So first question तो यही है कि first international convention या agreement क्या हुआ था, which is Paris Convention. Paris Convention और ये 1919 में हुई थी. So पेरिस कन्वेंशन का नाम पेरिस क्यों है? क्योंकि ये पेरिस में हुई थी, इसलिए इसका नाम पेरिस कन्वेंशन है। इसमें क्या हुआ था? क्या इम्पोर्टेंट है इसमें? इसमें हुई थी फॉर्मेशन ऑफ आईकैन। अब आईकाओ तो सबने सुना होगा। आईकैन क्या है? आईकैन बेसिकली है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ एयर नेविगेशन ये इसकी फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ एयर नेविगेशन। अब पेरिस कन्वेंशन ने लीड की आगे शिकागो कन्वेंशन। सो हम कलर बदल लेते हैं पहले, नहीं तो सब एक जैसा लगेगा आपको। शिकागो कन्वेंशन, पेरिस कन्वेंशन ने लीड की शिकागो कन्वेंशन जो कि हुई 1944 में। सो शिकागो कन्वेंशन में अब क्या हुआ? इसमें इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हुई। मैं बहुत ही सिंपल रखूँगा इसको, बिल्कुल लेमन टर्म्स में समझाऊँगा आपको शिकागो कन्वेंशन में हुआ क्या। पहले तो सेट ऑफ रूल्स बने, बेसिक सेट ऑफ रूल्स। हमें पहले बेसिक सेट ऑफ रूल्स चाहिए क्यों? क्योंकि हमको एविएशन को मोर एडवांस लेवल पे लेके जाना था, बेसिक सेट ऑफ रूल्स बनाने थे जिससे एविएशन और सेफ हो सके, एफिशिएंट हो सके, सिक्योर हो सके और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ग्रो कर सके। इसीलिए आए 96 आर्टिकल। 96 आर्टिकल आ गए। अब एक फ्रीली इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई, आईकाओ। आईकाओ सबको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सिविल एविएशन के अंदर, आईकाओ। अब 96 आर्टिकल में क्या क्या बनाया उन्होंने? इसमें सब सेट ऑफ रूल्स बनाए गए जो कि बेसिक सेट ऑफ रूल्स थे, जो हर एक स्टेट अब मैं स्टेट बोल रहा हूँ, इससे का मतलब वो नहीं है कि जैसे इंडिया के अंदर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, वो स्टेट नहीं। स्टेट का मतलब है कंट्री, अलग कंट्री। जो भी स्टेट इसको साइन करेगा या रेक्टिफाई करेगा, वो ये सब सेट ऑफ रूल फॉलो करेगा और वो आईकाओ को भी फॉलो करेगा। अब 96 आर्टिकल में क्या-क्या था? 96 आर्टिकल में काफ़ी सारे सेट ऑफ रूल्स थे, जो अगर मैं सब भी बताऊँगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। सो मैं बेसिक इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। जैसे एक रूल है कि जो भी कंट्री के ऊपर की एयर स्पेस है वो उनकी एयर स्पेस है, और जितनी भी कंट्रीज़ को वाटर बॉडीज़ टच करती हैं, कितनी दूर वाटर बॉडीज़ तक उनकी एयर स्पेस है, ये भी इनमें रूल है।
और मिसयूज़ सिविल एविएशन का ना हो सके, इसीलिए इसमें एक ये भी रूल है कि सिविल एविएशन में आप एम्यूनेशन आर्म्ड फोर्सेस कैरी नहीं कर सकते और चाहे वॉर की सिचुएशन क्यों ना हो, ये हम कैरी नहीं कर सकते सिविल एविएशन में। ये भी इसमें रूल है और काफ़ी सारे ऐसे रूल हैं और मेन इसमें शार्प्स है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस। अब शार्प्स लिख ही दिया है तो वैसे शार्प्स ऐसे इसकी शॉर्ट फॉर्म बना रखी है, तो इसमें लिखते हैं स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस। अब स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस, इनका मेन सेट ऑफ रूल्स थे और भी कई रूल्स थे इसमें, और इसमें जैसे पैंस थे, शब्द थे और भी काफ़ी सारे टेक्निकल मैनुअल, आईकाओ सर्कुलेशन करके था एक, और भी काफ़ी सारे इसमें रूल्स थे, पर मेन है हमको स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस। अब स्टैंडर्ड इन्होंने सेट कर दिया कि ये तो रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी है, रिक्वायर्ड, ये तो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें, डॉक्यूमेंट्स जैसे जो रिकमेंडेड है वो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स हैं डिज़ायरेबल, डिज़ायरेबल, ये रिक्वायर्ड है, मतलब कि ये तो स्टैंडर्ड तो फॉलो करना ही है सबने, और ये रिकमेंडेड जो है वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डिज़ायरेबल है। जैसे रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड है एनेक्स्चर्स, एनेक्स्चर्स। अब 19 एनेक्स्चर्स हैं जो इसमें आ जाते हैं और 260 डॉक्यूमेंट्स हैं। 260 डॉक्यूमेंट और 19 एनेक्स्चर आ जाते हैं। अब जो एनेक्स्चर है वो स्टैंडर्ड है, सभी को फॉलो करने हैं। रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो डिज़ायरेबल है, फॉलो करने हैं करो, नहीं करने हैं मत करो। अब इसके नीचे आ जाते पैंस में क्या है, पैंस है ये प्रोसीजर ऑफ एयर नेविगेशन है, मतलब कि कोई भी एनेक्स्चर है उसको मोर क्लैरिफाई करके सारे प्रोसीजर लिख के एआईपी में इसको मोर क्लैरिफाई किया हुआ एनेक्स्चर को, वो है पैंस, ठीक है। और ये रीजनल पैंस है, जैसे प्रोसीजर फॉर एयर नेविगेशन ऑप्स आता है, एक एटीएम आता है, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। जैसे पैन ऑप्स में हर एक जो उन्होंने क्लाइंब ग्रेडियंट, डिसेंट ग्रेडियंट वो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, कि जैसे 3 डिग्री डिसेंट एंगल हो गया अपना, डिसेंट ग्रेडियंट हो गया 3 डिग्री, स्टैंडर्ड हो गया ये आपको आगे आगे है जब पैंस ऑप्स पैंस एटीएम पढ़ाएंगे, तब आगे आगे जब चैप्टर जाएंगे तब आपको पता चलेगा ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो वो हो गया स्टैंडर्ड। अब रीजनल सबस में आ जाता है, रीजनल ये पैंस में क्या आ जाता है कि कोई स्पेसिफिक एरिया है, जैसे अंटार्कटिका हो गया, उनके क्या स्पेसिफिक प्रोसीजर हैं, क्या वहाँ पर कौन कौन से क्लाइंब ग्रेडियंट, डिसेंट ग्रेडियंट, क्या क्या है, स्पेशल जगह होती है जहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, तो वो रीजनल प्रोसीजर में आ जाता है। सो ये हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं आईकाओ।
आईकाओ में भी अब आईकाओ के अंदर असेंबली बनी। असेंबली असेंबली के नीचे बना काउंसिल। काउंसिल के आगे दो पार्ट हुए, कमीशंस, कमीशन एंड कमेटीज, और सेक्रेटेरिएट। ये आगे लिखा नहीं है, सेक्रेटेरिएट। अब जो उस टाइम शिकागो कन्वेंशन हुई थी उसमें 54 स्टेट्स आई थी, मतलब 54 कंट्रीज आई थी, पर 52 ने साइन की थी, मतलब कि ये एग्रीमेंट को साइन किया था, कन्वेंशन को साइन किया था। अब ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि कितनी कंट्रियों ने उस टाइम साइन किया था, वो था 52। ये 52 और 54 वहाँ पर स्टेट्स आई थी कन्वेंशन के लिए, पर 52 ने ही आखिरी में साइन किया था। अब जो आईकाओ बना उसमें असेंबली बनी, काउंसिल, ये कमीशन, कमेटी, सेक्रेटेरिएट, ये क्या है। अब आईकाओ हो गया पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन, इसको चलाने में अब असेंबली बनी। अब असेंबली में 193 मेंबर्स हैं, ठीक है, 193 मेंबर्स हैं। अब ये 3 साल में एक बार असेंबली बुलाते हैं सारी, और हर एक मेंबर की एक वोट है। अब इनमें से 36 मेंबर्स की काउंसिल बनती है, जिसको ज़्यादा वोट आए काउंसिल बन गई। अब ये 36 मेंबर एक प्रेसिडेंट बनाते हैं इस काउंसिल का, 3 साल में एक बार, ये याद रख लेना। काउंसिल बनाते हैं, काउंसिल का प्रेसिडेंट बन गया। अब ये कमीशन कमेटीज में भी बहुत डिपार्टमेंट है, आगे आगे सेक्रेटेरिएट में भी डिपार्टमेंट है। जैसे कमीशन कमेटीज में एक डिपार्टमेंट है एएनसी, एयर नेविगेशन कमीशन, जो अनेक्स्चर्स को देखता है, स्टैंडर्ड्स को देखता है। अब ये जो प्रेसिडेंट बनाया है वो डिसाइड करता है कि इसमें कौन कौन से मेंबर आएंगे। जैसे इसमें एएनसी संभालने के लिए 10-12 मेंबर चाहिए जैसे, तो ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि कौन कौन से मेंबर एएनसी को ये देना चाहता है। ऐसे ये सारा कुछ वर्क होता है इसमें। आईकाओ बन गया, 3 साल में एक बार असेंबली आएगी 193 मेंबर्स की, वो 36 मेंबर काउंसिल में इलेक्ट करेंगे, और वो आगे प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे। अब काउंसिल प्रेसिडेंट आगे कमीशन कमेटीज में मेंबर बिठाएगा। आप ये 1-2 बार फ्लो चार्ट बना के देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। और डीजीसी के प्रोस्पेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ मैं। 3 ईयर, ठीक है, 3 साल में एक बार आता है प्रेसिडेंट, 36 मेंबर्स। प्रेसिडेंट कैसे बनता है, काउंसिल इलेक्ट करती है। काउंसिल में कितने हैं, 36, 193 मेंबर्स, ठीक है। अब एनेक्स्चर्स और डॉक्यूमेंट्स बना दिए, ये सेट ऑफ रूल हो गए, ये आईकाओ होगी। आईकाओ अब क्या करता है, आईकाओ का क्या काम है। बेसिकली आईकाओ का काम है ये स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना सभी कंट्रीज में जिनने भी साइन किया है ये कन्वेंशन, और डेवलप करना सिविल एविएशन को, और इसको मोर सिक्योर एफिशिएंट बनाना, और इसमें नए नए डिज़ाइन जो एयरप्लेन के आते हैं, नए नए तरीके जो आते हैं उनको अप्रिशिएट करना, और नए नए प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करनी, जिससे कि एविएशन और सिक्योर हो सके। बेसिकली ये ग्रो करता है सिविल एविएशन को, सबसे अपर बॉडी यही है। और ये एक फ्रीली
ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी के अंडर नहीं आती। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी। अब ये एनेक्स्चर हैं जो और डॉक्यूमेंट्स हैं जो, इनमें आगे आ जाओ। एनेक्स्चर 19 है। अब ये कौन-कौन से हैं ये आपको मैं एक अलग वीडियो में बता दूँगा, क्योंकि ऐसे फिर बताने लगूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और डॉक्यूमेंट्स 260 है। अब इनमें से भी सभी आपको एनेक्स्चर तो सभी याद करने हैं डीसी के लिए। अब डॉक्यूमेंट्स कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट है, वो मैं लिख देता हूँ। आपने उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स याद करोगे तो वो आप पे है, पर इतने ही बहुत है। जैसे पैन से एटीएम, इसमें नंबर याद करना है 4444। रीजनल सप्लीमेंट प्रोसीजर सबस हो गया जो भी मैं बताया आपको। 7030 पैन सॉप्स, ये पेन्स का प्रोसीजर हो गया। 8168 सर्च एंड रेस्क्यू 7333। इसके बाद आ गया पेन्स ABC। अब ABC क्या है? ये है एब्रीविएशंस, वो है 8400। ये कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें, और भी इम्पोर्टेंट है कुछ। एक मैं काम करूँगा, एक अलग ही वीडियो बना दूँगा एनेक्स्चर और डॉक्यूमेंट में इनको कैसे याद करना है। सो हम उसमें देख लेंगे ये सब। अब ये स्टैंडर्ड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस हो गई हैं अपनी यहाँ, ये सब हो गया यहाँ तक। ठीक है, ये बन गया एक और। अब इसमें शिकागो कन्वेंशन में 2 और एग्रीमेंट हुए हैं, जिसको हम कहते थे फ्रीडम एग्रीमेंट्स या फिर ट्रांजिट एग्रीमेंट। मेंट और ट्रांसपोर्ट। अब इन दोनों एग्रीमेंट में क्या है, 5 फ्रीडम होती हैं, ठीक है, मेन। पहली और दूसरी फ्रीडम इसके अंडर आती, तीसरी, चौथी और पांचवी फ्रीडम इसके अंडर आती। जो इंडिया ने रेक्टिफाई किया हुआ है, मतलब ये साइन किया हुआ है, वो है ट्रांजिट एग्रीमेंट, जो है फर्स्ट सेकंड फ्रीडम ओनली। ट्रांसपोर्ट नहीं किया हुआ है। अब ट्रांजिट में क्या है, फ्रीडम 1 लिख रहा हूँ, F1, ठीक है। अब फ्रीडम 1 क्या हमको अलाउ करती है, क्या फ्रीडम देती है? वी कैन फ्लाई ओवर अनदर, अनदर लिखना था, नहीं लिख दिया, रुको। अनदर स्टेट ठीक है। हम जैसे, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ए कंट्री है एक और एक बी कंट्री है। ए कंट्री की, जैसे आपको बताया, लैंड के ऊपर सारी स्पेस उनकी, बी की अपनी। अब ए कंट्री का एक एयरक्राफ्ट जो ए कंट्री में रजिस्टर्ड है, वो बी कंट्री के ऊपर से उनका एयर स्पेस यूज कर सकता है विदाउट लैंडिंग, बस फ्लाई करके जा सकता है उनके ऊपर से। ये फ्रीडम 1 है। अब फ्रीडम 2 क्या है? वी कैन लैंड एट एनी एयरपोर्ट विदाउट ट्रैफिक पर्पस। अब इसमें क्या है, और इसका है एयरक्राफ्ट यहाँ जा रहा था, यहाँ पर गया। अब यहाँ पर गया, इसका फ्यूल कम हो गया, या फिर इमरजेंसी कुछ हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो यहाँ पर लैंड कर सकता है,
पर यहाँ से कोई पैसेंजर ले नहीं सकता या छोड़ नहीं सकता, विदाउट ट्रैफिक पर्पसेस हो सकता है ये। मतलब कि लैंड कर सकता है, रिफ्यूल कर सकता है, टेक्निकल इशू आ गया कोई वो देख सकता है, पर एयरक्राफ्ट में पैसेंजर बिठा भी नहीं सकता और उतार भी नहीं सकता। ये आ गया फ्रीडम 2 में। ये दोनों फ्रीडम ट्रांजिट फ्रीडम थी ट्रांजिट एग्रीमेंट में, जो कि इंडिया ने साइन किया हुआ था। उसके आ जाता है ट्रांसपोर्ट, जो है फ्रीडम 3 से। फ्रीडम 3 क्या कहती है? फ्रीडम 3 कहती है कि ए एयर स्पेस, ए कंट्री है, बी कंट्री है, सॉरी, ए कंट्री है और बी कंट्री है। हम ए कंट्री से पैसेंजर लेके बी कंट्री में छोड़ सकते हैं। सिंपल सा इसका मीनिंग है कि हम यहाँ से पैसेंजर लेके बी में छोड़ सकते हैं। अब आगे आ जाओ फोर्थ फ्रीडम। अब फोर्थ फ्रीडम क्या है? हम बी कंट्री से पैसेंजर लेके ए कंट्री में छोड़ सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हो गया? जैसे मान लो इसमें एयरक्राफ्ट था बी ए कंट्री का, इसमें से हमने ए कंट्री के पैसेंजर बिठाए, मतलब कि जो ए कंट्री के ही सिटीजन थे वो बिठाए और बी कंट्री में जाके छोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या है? एयरक्राफ्ट सेम कंट्री का है, ए कंट्री का। हम बी कंट्री के वहाँ के सिटीजन बिठा के ए कंट्री में लेके आ सकते हैं। ये हमको फ्रीडम मिलती है फ्रीडम नंबर 4 में। और फ्रीडम नंबर 5 में क्या मिलता है? इसमें भी 3 कंट्री है, मान लो ए बी सी। ए कंट्री का एयरक्राफ्ट है, बी कंट्री में जाता है, खाली जाता है, उसमें बी कंट्री में जाके यहाँ पे पैसेंजर बोर्ड करता है और सी कंट्री में जाके छोड़ देता है। ये है फ्रीडम नंबर 5। ए कंट्री में उठा के बी कंट्री में जाता है, सी कंट्री में छोड़ देता है। ये है फ्रीडम नंबर 5। अब यहाँ तक समझ आ गया, पर ये इंडिया ने तीनों फ्रीडम रेक्टिफाई नहीं की हुई, मतलब कि साइन नहीं की हुई। सो ये थी 5 फ्रीडम। ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आईकाओ की फिर से। आईकाओ आईकाओ एक हो गई मेन सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके हेड ऑफिस आईकाओ का जो है, एक हेड ऑफिस है पूरी दुनिया में, जो कि है हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है। और इसके 7 रीजनल ऑफिस है, ऑफिसेस जो कवर करते हैं 9 रीजन को। अब ये इसका क्या मतलब? 7 इनके ऑफिसेस हैं, 7 दफ्तर हैं, 9 जगह को कवर करते हैं वो। एक हेडक्वार्टर है इनका मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। बस ये बात है पूरी। अब एक और बात है इसमें, आईकाओ बनी 1944 में। अब ये ICAO became a specialized agency of United Nations in 1947. ICAO became a specialized agency of United Nations in 1947। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको?
क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कई बारी कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशन की सोशल एंड इकोनॉमिक्स में ये कब बनी आएगा? तो वो था 1947। 1944 आंसर नहीं है उसका, 1947 है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके आगे आ जाते हैं हम टोक्यो। टोक्यो पहले तो हम कलर बदल लेते हैं। अब इसके आगे हम आ जाते हैं टोक्यो। टोक्यो कन्वेंशन 1963 में टोक्यो कन्वेंशन हुई। अब इसमें क्या क्या हुआ? सबसे पहले टोक्यो कन्वेंशन कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, क्या क्या ऑफेंस हो? डिसिप्लिन ब्रेक हो, एयरक्राफ्ट डिसिप्लिन ब्रेक हो। डिसिप्लिन ब्रेक ले देते हैं, रुको। की पॉइंट जैसे लिखता हूँ मैं, डिसिप्लिन ब्रेक, एक्ट अगेंस्ट पीनल लॉ, ठीक है। और कोई भी ऑफेंस कमिट होता है इन फ्लाइट। अब इसमें और क्या क्या है? पावर ऑफ पीआईसी, पावर ऑफ पीआईसी। पीआईसी क्या है? पावर इन पायलट इन कमांड, जो एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है। ज्यूरिस्डिक्शन, अब ज्यूरिस्डिक्शन में क्या है कि अगर कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो इसकी पनिशमेंट कौन देगा? और स्टेट ऑफ रजिस्ट्री देगी, या फिर जहाँ पर एयरक्राफ्ट फ्लाई हो रहा था वहाँ वाली टेरिटरी देगी। और कौन देगा इसकी पनिशमेंट? उसको कौन देगा? क्रिमिनल को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट ऑफ रजिस्ट्री, स्टेट ऑफ रजिस्ट्री देगी इसको। स्टेट ऑफ रजिस्ट्री देगी इसको पनिशमेंट। और और इन द केस, ऐसी कौन सी केस है जिसमें स्टेट ऑफ रजिस्ट्री इसको पनिशमेंट नहीं देगी, बल्कि सामने वाली जहाँ पर लैंड हुआ है, जहाँ पर कमिट हुआ है, वहाँ पर वो स्टेट उसको पनिशमेंट देगी। वो कौन सी सिनेरियो है वो डिस्कस करते हैं अब इसमें। अब अगर जो सामने वाली स्टेट है उसकी ऑफेंस उसकी टेरिटरी पे कमिट हुआ है, जैसे हम कह सकते हैं द ऑफेंस हैज इफेक्ट ऑन द टेरिटरी ऑफ सच स्टेट, तो अब ये स्टेट को मिलेगी अथॉरिटी की पनिशमेंट की। हम लिख देते हैं ऑन ऑफेंस हैज इफेक्ट ऑन द टेरिटरी ऑफ सच स्टेट। अगर उसकी टेरिटरी के ऊपर इफेक्ट हुआ है तो भी ये अथॉरिटी है कि वो सामने वाली जहाँ पर इफेक्ट हुआ है वो वाली स्टेट उसको पनिशमेंट देगी, नहीं तो स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ही देती है जहाँ का एयरक्राफ्ट हो। अब दूसरा है ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट द नेशनल सिक्योरिटी, अगर वहाँ की नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट हो, या फिर रेजिडेंस, वहाँ का रेजिडेंस के ऊपर ऑफेंस कमिट हो, तो वो तब भी स्टेट वो ले सकती है।
पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया ऑफेंस ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट a national or permanent residence और नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा। और ब्रीच एनी रूल्स एंड रेगुलेशन दैट इज रिलेटेड टू दैट स्टेट, मतलब कि उनके कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन वो वाली स्टेट के वो ब्रीच करता है, तब भी उनके पास अथॉरिटी है। बस इतना ही है। अब ये हो गई टोक्यो कन्वेंशन। अब इसके बाद हम आ जाते हैं रोम। और ये जो टोक्यो कन्वेंशन है ये इंडिया ने साइन की हुई है, ये याद रखना है आपको। इंडिया ने साइन की हुई है, यहाँ पर टिक लगा देता हूँ मैं, इंडिया ने साइन की हुई है ये। जो रोम कन्वेंशन है ये इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। रोम कन्वेंशन 1952। अब रोम कन्वेंशन में क्या है, थर्ड पार्टी डैमेज, मतलब कि फॉर डैमेज कॉज बाय फॉरेन एयरक्राफ्ट, डैमेज कॉज बाय फॉरेन एयरक्राफ्ट, बल्कि अगर बाहर की इंटरनेशनल कोई एयरलाइन इंडिया में आके लैंड करती है, उससे कोई डैमेज हो जाता है, कोई उन उस एयरक्राफ्ट से कोई पार्ट गिर के कोई आदमी की डेथ हो जाती है, या फिर वो किसी घर पे गिरता है तो उससे घर डैमेज हो जाता है, उसकी लाइबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन किसकी होगी, तो वो होगी जो एयरलाइन है उसकी, जो जिसका वो एयरक्राफ्ट है ऑपरेटर की, वो आ जाता है रोम कन्वेंशन के अंदर। अब उसके आ जाते हैं हम हेग कन्वेंशन। हेग कन्वेंशन ये भी बहुत बढ़िया कन्वेंशन हुई है 1970। हेग तो सीधा याद रख लो, हाईजैकर्स, हाईजैकर्स। हेग का मतलब हाईजैकर, मतलब कि हाईजैक को कैसे ट्रीट करना है, उसको पनिश कैसे करना है, वो सब हेग कन्वेंशन के अंडर आ जाता है। अब इसके आगे हुई है, जो हेग कन्वेंशन हुई है ये इंडिया ने साइन की है, रेक्टिफाई की हुई है। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1971। अब इसमें क्या क्या हुआ, इसमें हुआ कि कोई भी अगर पर्सन ऑफेंस कमिट करता है या डैमेज करता है एयरक्राफ्ट को, जिससे एयरक्राफ्ट फ्लाइट के लिए अनफिट हो जाता है, मतलब कि वो फ्लाई नहीं कर सकता, या फिर उसके नेविगेशन एड को करता है डैमेज, डैमेज द एयरक्राफ्ट बाय विच एयरक्राफ्ट गेट्स अनफिट फॉर फ्लाइट, जिससे वो अनफिट हो जाता है फ्लाइट के लिए, मतलब कि वो फ्लाई कर ही नहीं सकता, और या फिर कोई नेविगेशन एड डैमेज करता है,
या फिर मिसकम्युनिकेशन कर देता है या फिर कुछ ऐसा फ्लाइट में बोलता है जो वो फ्लाइट जो उड़ने वाली थी वो नहीं उड़ेगी। अब या फिर कुछ रेडियो कम्युनिकेशन में कर देता है, रेडियो सिग्नल जाम करता है, वो सब मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अंडर आ जाता है। और जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है वो इंडिया ने साइन की हुई है। उस समय क्या हुआ? वॉर्सो कन्वेंशन 1929। बल्कि टिकट जैसा कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते थे टिकट को। अब वॉर्सो कन्वेंशन में क्या कर दिया, पैक्स टिकट टिकट इम्पोर्टेंट कर दी। अब टिकट पे वो कह रहे हैं डेस्टिनेशन भी होना चाहिए और डिपार्चर भी लिखा होना चाहिए। इंफॉर्मेशन, बेसिकली इंफॉर्मेशन ऑन टिकट्स। और फिर उन्होंने बोला कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, लायबल कौन है। सो अगर कोई भी कार्गो या लगेज डैमेज होता है इन फ्लाइट और इन इंटरनेशनल फ्लाइट, डोमेस्टिक फ्लाइट भी कह लो आप, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, लायबल कौन है? तो वो लायबिलिटी लायबिलिटी फॉर लाइफ, अगर बंदा कोई मर जाता है, बैगेज और इंजरी वो होता है एयरलाइन और ऑपरेटर। ठीक है, ये कन्वेंशन के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बैगेज की हुई, लाइफ की हुई, इंजरी कोई आती है उसकी सब ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और टिकट्स नेसेसरी कर दी और इस पे इंफॉर्मेशन नेसेसरी कर दी, डिपार्चर, डेस्टिनेशन और सिक्योरिटी चेकिंग हुई लगी। मतलब कि इससे आप बैगेज की सिक्योरिटी चेकिंग होने लगी इसमें। सो वॉर्सो कन्वेंशन भी इंडिया ने साइन की हुई थी, रेक्टिफाई की हुई थी। इसके बाद हुई केप टाउन। केप टाउन लास्ट कन्वेंशन कन्वेंशन जो हुई है वो केप टाउन, हमारी लास्ट कन्वेंशन है केप टाउन। इसमें क्या है, कन्वेंशन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ सेलर, बायर एंड जो हायर कर रहा है एयरक्राफ्ट, जो ले रहा है किसी से लीज पे ले रहा है उस पे। सो बेसिकली क्या है इसमें, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सेलर परचेजर हायर, जो हायर कर रहा है उसके सारे राइट्स प्रोटेक्ट करता है इसमें। और जो ये केप टाउन कन्वेंशन है ये इंडिया ने साइन भी की हुई है, और अभी थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट में इसका लॉ भी एक पास हुआ है। सो उसके बारे में स्टडी करना है तो जाके गूगल पे आप रिसर्च कर सकते हैं। अपना ये सारा कंप्लीट हो गया अपना, वॉर्सो, रोम कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल, हेग, शिकागो, टोक्यो, पेरिस। सो यहाँ पर हमारी कन्वेंशन होती है ख़त्म। अब इसके आगे आ जाती हैं जनरल टर्म्स। जैसे बेसिक रूल्स पहले बताता हूँ आपको। कौन कहाँ पर किसके लॉ इम्प्लीमेंट होंगे। जैसे हम किसी भी, मान लो एक कंट्री है और एक बी कंट्री है। अब इसमें
अब इसमें कुछ और इनके रूल्स ऑफ फेयर हैं और इनके थोड़े बहुत डिफरेंट हैं। जैसे अमेरिका में यूनिट्स का कुछ और है और बाकी कंट्रीज में और है, ऐसे ही समझ लो थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और अगर कोई फ्लाइट ए कंट्री के रजिस्टर्ड है, बी कंट्री के ऊपर से जा रही है, सो ये कौन से रूल फॉलो करेगा? सो ये वो रूल फॉलो करेगा जहाँ जो कंट्री के ऊपर ये जिस भी कंट्री के ऊपर ये उड़ रहा है, ठीक है, ये याद रखना है। और अगर मान लो हाई सीज उड़ रहा है, इंटरनेशनल वाटर्स पे उड़ रहा है, तो आईकाओ जनरल रूल फॉलो करेगा, आईकाओ रूल्स फॉलो करेगा ये, ठीक है। अब इसके बाद अब आईकाओ जो है अपनी इसके स्टैंडर्ड है रिकमेंडेड शार्प्स आपको मैंने बताया। अब ये जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो करना नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, और जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट है वो डिज़ायरेबल है। अब जो स्टैंडर्ड है नेक्सचर्स हैं उन उनमें भी अगर कोई फॉलो नहीं करना चाहता जो या फिर उनके कुछ अलग प्रोसीजर बनाना चाहता है, तो वो आईकाओ को विद इन 60 डेज वो इम्प्लीमेंट करने से पहले आईकाओ को 60 दिन नोटिफाई कर देगा और उसको अलग एआईपी में इस्टेब्लिश करेगा। एआईपी क्या है? एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन होती है जिसमें हर एक कंट्री का जो भी वहाँ के रनवे है, वहाँ के सब कुछ उसमें दे रखा होता है, वीओआर कौन सा लगा है, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट आए वो एआईपी पढ़े उस जगह की और सब कुछ जान जाए। कोई मतलब कि दिक्कत ना हो, अप टू डेट रहे कि ये बंद है, वो बंद है, वो सब एआईपी के अंदर ही आ जाता है। तो 60 दिन में ये भी एक क्वेश्चन आता है डीजीसी में, 60 दिन के अंदर वाला कि कितने दिन में इन्फॉर्म कर सकता है? 60 दिन। और ये भी क्वेश्चन आता है कि कैसे रूल फॉलो होंगे अगर ये कंट्री के ऊपर से जा रहे हैं, तो जिस कंट्री भी के भी ऊपर से एयरक्राफ्ट जा रहा है उस कंट्री के रूल फॉलो होंगे और वो कंट्री कभी भी चेकिंग कर सकती है। जैसे मान लो उसको कुछ सस्पिशियस लगा किसी एयरक्राफ्ट कोई जा रहा है, ऐसे तो करेगी नहीं, वैसे कह रहा हूँ कि उसका राइट है कि वो किसी भी एयरक्राफ्ट की लैंड करवा के उसको चेकिंग कर सकता है। सो ये हाई सीज जा रहा है तो आईकाओ रूल्स, आईकाओ के इतना में। सो यही है बस। और जनरल टर्म्स में हम बात करेंगे तो वेट लीज, ड्राई लीज, डैम्प लीज, डैम्प लीज, वेट लीज। अब लीज समझो, लीज एक एग्रीमेंट है जिसमें हम एक एयरक्राफ्ट हायर कर सकते हैं। उस एग्रीमेंट के थ्रू हम एयरक्राफ्ट हायर कर सकते हैं। अब वेट लीज में क्या है, एयरक्राफ्ट हायर करने में भी दो चीजें होती है, एक एयरक्राफ्ट हायर करना है, एक उसका क्रू हायर करना। अब क्रू में भी दो है, एक पायलट है, एक होस्टेस है। अब वेट लीज में क्या है कि आप एयरक्राफ्ट हायर कर रहे हो, साथ ही साथ उसकी क्रू भी हायर कर रहे हो, बोथ पायलट भी होस्टेस भी। अब ये हो गया वेट लीज। वेट लीज में क्या है, एयरक्राफ्ट विद क्रू। ड्राई लीज में क्या है, ओनली एयरक्राफ्ट विदाउट क्रू। डैम्प लीज में क्या है, एयरक्राफ्ट पार्शियल क्रू। मतलब एयरक्राफ्ट और उसके साथ पार्शियल क्रू। पार्शियल क्रू में क्या आ जाता है, या फिर अकेला पायलट या फिर अकेला एयर होस्टेस, वो होता है पार्शियल क्रू। ये आपको सब समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक लेसर होता है, तो उससे सही से लिख दूंगा, ये लेसर।
लेसर कौन है? द पार्टी फर्निश एयरक्राफ्ट फॉर लीज, जो मतलब कि एयरक्राफ्ट को लीज पे दे रही है, जो रियल ओनर है एयरक्राफ्ट का। पार्टी फर्निशिंग एयरक्राफ्ट फॉर लीज। अब लीसी क्यों? लीसी होता है द पार्टी यूजिंग एयरक्राफ्ट फॉर लीज। ठीक है, अब लीसी हो गया, लेसर हो गया। अब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है अगर कुछ भी हो जाता है वेट लीज में, ड्राई लीज में, डेप लीज में। अगर कुछ भी होता है, एयरक्राफ्ट इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो एयरक्राफ्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अब इसमें सीधी सीधी एक ही बात है, जिस भी पार्टी का क्रू है वही रिस्पॉन्सिबल है। जैसे वेट लीज में जो है लेसर, लेसर का क्रू जा रहा है साथ में, जिसका एयरक्राफ्ट है उसी का क्रू जा रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है। ड्राई में जो एयरक्राफ्ट अकेला ही है, क्रू वो खुद से लेकर आएगा, जो क्रू खुद से लेकर आएगा उसमें लीसी रिस्पॉन्सिबल है। अब डैम में जिस भी पार्टी का पायलट होगा ना, वो रिस्पॉन्सिबल है। बस ये याद रख लेना, इससे से ही आपका सब काम हो जाएगा। अब इससे आगे अगर कुछ है तो फर्स्ट चैप्टर में नहीं है कुछ भी। ये था पूरा अपना फर्स्ट चैप्टर। हम फिर से एक बार रीकैप कर लेते हैं। सबसे पहले पेरिस कन्वेंशन हुई, इसमें क्या बना? आई कैन, इंटरनेशनल कमीशन एयर नेविगेशन। आई कैन से लीड हुआ शिकागो कन्वेंशन, मतलब कि पेरिस से लीड हुआ शिकागो कन्वेंशन। इसमें बना आईकाओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और 96 आर्टिकल्स जो कि सारे रूल्स थे। उनमें से स्पेशल जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए वो है शार्प्स, स्टैंडर्ड है, रिकमेंडेड प्रैक्टिस। स्टैंडर्ड होगी इनेक्चर्स, रिकमेंडेड होगी डॉक्यूमेंट्स। अब 19 इनेक्चर्स थे, 19 इनेक्चर्स थे, डॉक्यूमेंट 260 थे। जो इनेक्चर है वो है इम्पोर्टेंट, जो सबको फॉलो करने हैं। अगर कोई नहीं करेगा तो उसको जो भी उसने प्रोसीजर में चेंजिंग की है वो लिख के आईकाओ को नोटिफाई करना होगा 60 दिन के अंदर अंदर। और जो अपना वो होगा डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में क्या है वो है डिसायरेबल, जिसको करना है करो, जिसको नहीं करना है मत करो फॉलो। ये होगा आईकाओ। आईकाओ में असेंबली थी, हम नीचे चले जाते। आईकाओ में असेंबली थी, असेंबली में 193 मेंबर्स हैं, 3 साल में एक बार इकट्ठा होती है। उसमें 36 मेंबर की 193 में से इलेक्ट हो गए 36 बनते हैं। वो बनाते हैं काउंसिल, काउंसिल का फिर वो प्रेसिडेंट बनाते हैं। फिर वो प्रेसिडेंट कमीशन एंड कमेटीज और सेक्रेटेरिएट का मेंबर्स अलॉट करता है। और ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए अपने सारे। 5 फ्रीडम, ट्रांजिट एग्रीमेंट, ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट। ट्रांजिट इंडिया ने साइन किया है, ट्रांसपोर्ट नहीं किया है। पहली फ्रीडम, हम किसी भी कंट्री जिसने भी साइन किया है शिकागो कन्वेंशन, उसके ऊपर से जा सकते हैं विदाउट लैंडिंग, विदाउट कुछ भी। सेकंड, टेक्निकल अगर एरर है या फिर इमरजेंसी है हम लैंड कर सकते हैं। थर्ड फ्रीडम, हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके अपने कंट्री के पैसेंजर छोड़ सकते हैं। फोर्थ, दूसरी कंट्री के पैसेंजर बिठा के अपनी कंट्री में लेके आ सकते हैं। फिफ्थ, अपनी कंट्री से जाके दूसरी कंट्री से पैसेंजर लेके पांचवी कंट्री में मतलब तीसरी कंट्री में छोड़ के आ सकते हैं।
शिकागो को हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा, 7 रीजनल ऑफिसेज हैं, 9 रीजन को कवर करती है। अब शिकागो became a specialized agency of United Nations in 1947, ये याद रखना है। टोक्यो कन्वेंशन, पावर ऑफ पीएसी, एक्ट अगेंस्ट पीनल लॉ और जुरिस्डिक्शन किसकी है वो मैंने समझा दिया। रोम, थर्ड पार्टी डैमेज हुआ अगर फॉरेन एयरक्राफ्ट आके डैमेज करे, हेग अपना हाईजैकर। मॉन्ट्रियल में अगर कोई भी ऑफेंस कमिट होता है जिससे एयरक्राफ्ट डैमेज होता है, जिससे वो अनफिट हो जाता है फ्लाइट के लिए, वो मॉन्ट्रियल में आ जाता है। वॉर्सो, टिकट, पैसेंजर टिकट और उनकी सेफ्टी और लगेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइफ और इंजरी। केप टाउन में प्रोटेक्ट करती है सेलर राइट, बायर राइट और हायरिंग वाले राइट, जो हायर कर रहे हैं। बेसिक रूल हमने जैसे देख लिया, कोई भी अगर एयरक्राफ्ट जा रहा है, जिस कंट्री के ऊपर से जा रहा है, वहाँ के रूल फॉलो करेगा। ओवर हाई सीज आई का रूल फॉलो करेगा। ये मैं वेट लीज, ड्राई लीज सब बता दिया है, लेसर लीज। अब आ जाता है कैबोटाज। कैबोटेज में क्या है? अब ऐसा रूल है, कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री में जाके उनकी कंट्री में जाके डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इससे उनकी देश की जो सिविल एविएशन है वो इफेक्ट होती है, वहाँ की एयरलाइन इफेक्ट होती है। ये है कैबोटेज। ओके, थैंक यू गाइज वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप करता हूँ आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये था मोस्ट इजी एक्सप्लेनेशन ईच एंड एवरी कन्वेंशन की। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।